अकबर बीरबल की कहानी। सोने का खेत। बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। अकबर जब शयन कक्ष में आए तो उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नदारद दिखा। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया। जहां पनाह में वह फूलदान साफ करने घर ले गया था। इस वक्त वो वहीं है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने का आदेश दे दिया। यह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात छुपाने का कोई औचित्य ना देख उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो उतने नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सजा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहांपना, हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है। मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान न पहुंचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उसे गंवारा नहीं था। वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार उपरांत उसने घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से धान की बाली बनाने कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वहां आने की बीरबल की हिमाकत देखकर अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह राजी कर लिया। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहांपना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने उस खेत में चलें। आखिर देखें तो सही कि महात्मा की कही बात सच है या नहीं। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत में पहुंचने के लिए दरबारियों को आदेशित कर दिया। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत पर पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहांपना, महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी। इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहांपनाह, यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है। कब ये याद नहीं, पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है।
मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वह झूठ झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। अधर महल बीरबल की कहानी। एक दिन दरबार के कामकाजों से निवृत्त हो बादशाह अकबर बीरबल के साथ गपशप कर रहे थे। उसी दौरान उनमें एक अधर महल निर्मित करने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर वे बोले, बीरबल क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवाना तुम्हारा काम है और खर्चा करना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, जहांपना थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्य आरंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों का संग्रह करना पड़ेगा। अकबर राजी हो गए। फिर बीरबल ने दूसरी बात छेड़ दी और अकबर का दिमाग दूसरे विषय में उलझाकर घर लौट आया। दूसरे दिन उसने बहेलियों को धन देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ लाए। बीरबल ने चुनकर कुछ तोतों को खरीद लिया और उनके प्रशिक्षण का कार्य अपनी पुत्री को सौंपकर दरबार के नित्य प्रतिदिन के कार्य में संलग्न हो गया। कुछ ही दिनों में बीरबल की पुत्री ने तोतों को प्रशिक्षित कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसकी मर्जी के मुताबिक निकले। फिर क्या था, वह तोतों को लेकर दरबार चला गया। वहां उन्हें दीवाने कास में बंद कर वह सीधा अकबर के पास गया। दीवाने कास में वे पिंजड़े से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सारे दरवाजे बंद थे। प्रशिक्षण अनुसार सभी तोते भीतर ही भीतर राग अलाप रहे थे। इधर बीरबल अकबर के पास पहुंचकर बोला, जहांपना अधर महल का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। इस समय उनमें बहुत से मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। अकबर महल का मुआयना करने बीरबल के साथ हो लिए। बीरबल ने दीवाने कास के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही तोते उड़ते हुए बोलने लगे, ईंट लाओ, चूना लाओ, दरवाजा लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार बनाओ। तोतों ने खूब शोर मचाया। बीरबल अकबर से बोला, जहांपना अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें मिस्त्री और बढ़ई लोग लगे हुए हैं। समस्त सामग्री एकत्रित हो जाने पर महल का निर्माण हो जाएगा। बीरबल की बुद्धिमानी देख अकबर खुश हो गए और उसे पुरस्कृत किया। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर सुबह सोकर उठे और एक सेवक को बुलवाकर अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, जाओ जल्दी बुलाकर लाओ अकबर। अकबर की बात सेवक के पल्ले नहीं पड़ी, किंतु उसमें इतना साहस नहीं था कि पलटकर अकबर से पूछ ले कि वे चाहते क्या हैं। आखिर किसे बुलाकर लाना है? वह जी हुजूर कहकर कक्ष से बाहर चला आया। बाहर आकर उसने दूसरे सेवकों को यह बात बताई। वे भी उलझन में पड़ गए। सब इधर से उधर भाग दौड़ करने लगे और जो मिला उससे अकबर की कही बात का अर्थ पूछने लगे, लेकिन किसी को उस बात का अर्थ समझ नहीं आया। आखिरकार वह सेवक दौड़ा दौड़ा बीरबल के घर गया और पूरी बात बताते हुए बोला, हुजूर, आप ही बादशाह सलामत की बात का मतलब बता सकते हैं। सबसे पूछ चुका हूं पर कोई इसका अर्थ समझ नहीं पा रहा है। अगर जल्दी बादशाह का हुक्म नहीं बजाया तो मेरी शामत आ जाएगी। बीरबल ने कुछ देर विचार किया, फिर सेवक से पूछा, अच्छा ये बताओ, जब जहांपनाह ने तुम्हें ये हुक्म दिया तब वे क्या कर रहे थे? बादशाह सलामत सोकर उठे थे और बिस्तर पर बैठकर अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। सेवक सोचते हुए बोला। बीरबल को पूरी बात समझते देर नहीं लगी और वो बोला, हज्जाम को लेकर फौरन बादशाह सलामत के पास पहुंचो। सेवक ने वैसा ही किया और हज्जाम को लेकर अकबर के सामने हाजिर हो गया।
अकबर हज्जाम को देखकर सोच में पड़ गए। मैंने तो सेवक को बताया ही नहीं था कि किसे बुलाना है, फिर ये हज्जाम को लेकर कैसे आ गया। ये सुनकर अकबर का पारा चढ़ गया और वे बिफरते हुए बोले, ओह, तो तुम सारी रात महल के दीपक से गर्मी लेते रहे। ये तो तुमने बेईमानी की है। तुम इनाम के नहीं बल्कि सजा के हकदार दो सैनिकों, इसे बंदी बना लो। निर्धन धोबी को कारागार में डाल दिया गया। जब ये बात बीरबल को पता चली तो वो बड़ा दुखी हुआ। उस दिन वह दरबार नहीं गया। दरबार से बीरबल को नदारत पाकर अकबर ने एक सैनिक को उसे बुलवाने उसके घर भेजा। सैनिक ने वापस आकर अकबर को बताया कि बीरबल ने भोजन नहीं किया है, वह खिचड़ी बना रहा है, खाकर वह दरबार में हाजिर हो जाएगा। समय गुजरता गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुआ। बीरबल कभी ऐसा नहीं करता था। बीरबल की ये हरकत अकबर की समझ के बाहर थी। शाम को वह स्वयं सैनिकों सहित बीरबल के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बीरबल अपने घर के आंगन में चारपाई डालकर लेटा हुआ है। पास ही एक पेड़ के नीचे आग जल रही है और ऊपर घड़ा लटका हुआ है। यह नजारा देख अकबर हैरत में तो पड़े ही, साथ ही क्रोधित भी हुए। क्रोध में लाल पीले होते हुए उन्होंने बीरबल से पूछा, ये क्या है बीरबल? तुम अब तक दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुए? मैंने खबर भिजवाई थी जहां पनाह कि मैं खिचड़ी बना रहा हूं, खाकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। देखिए सामने पेड़ पर लटके घड़े में खिचड़ी पक रही है। पेड़ पर लटके घड़े की ओर इशारा कर बीरबल ने उत्तर दिया, ऐसे कोई खिचड़ी बनाता है? पेड़ के नीचे जल रही आग से ऊपर लटके घड़े की खिचड़ी कैसे पकेगी? अकबर चिल्लाए। जब यमुना में खड़े धोबी को इतने दूर स्थित महल में जल रहे दीपक से गर्मी मिल सकती है, तो इस तरह भी खिचड़ी पक सकती है हुजूर। यहाँ तो आग उस दीपक की तुलना में निकट ही है। बीरबल झट से बोला। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। वे समझ गए कि बीरबल ने ये स्वांग उन्हें धोबी के साथ हुए अन्याय की बात समझाने के लिए किया है। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। सैनिकों से कहकर उन्होंने धोबी को कारागार से बाहर निकलवाया और उसे इनाम की 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे। बातों बातों में अकबर बेगम के सामने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। बेगम बोली, हुजूर, बीरबल कितना ही चतुर सही, मुझसे वह जरूर हार जाएगा। ऐसी बात है तो आप बीरबल की परीक्षा लेकर देख लीजिए। अकबर बेगम को चुनौती देते हुए बोले। अगले दिन दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलवाया। जब बीरबल कक्ष में पहुंचा तो अकबर के साथ बेगम साहिबा भी वहां मौजूद थी। उन्होंने सेविका को बुलवाया और उसे बीरबल के लिए शरबत लाने का आदेश दिया। सेविका के जाने के बाद वह बीरबल बोली, 10 तक गिनने तक सेविका शरबत लेकर हाजिर हो जाएगी। फिर वो 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनने लगी। 10 गिनते ही सेविका शरबत का गिलास लेकर कक्ष में मौजूद थी। महारानी बोली, बीरबल देखो हमारा कितना नपातुला अंदाज है। बीरबल मुस्कुराया। फिर महारानी बोली, बीरबल कल हम तुम्हारे घर दावत पर आएंगे। बीरबल सोचने लगा कि महारानी स्वयं दावत पर आने को कह रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। इधर अकबर को भी अपनी बेगम साहिबा की दावत वाली समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, आप तो बीरबल की परीक्षा लेने की बात कर रही थी, फिर ली क्यों नहीं? रानी बोली, कल बताऊंगी। अगले दिन अकबर और महारानी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर उसने सेवकों को खाना लगाने का आदेश दिया। महारानी कहने लगी, बीरबल क्या तुम हमारी तरह गिनकर बता सकते हो कि खाना कितने बजे आएगा?
बीरबल ने जवाब दिया, महारानी जी, आपके सामने मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? बेहतर होगा कि आप गिनिए। जिस क्षण आप रुकेंगी, खाना हाजिर हो जाएगा। महारानी के गिनती शुरू की, उनके गिनती खत्म करते ही खाना आ गया। अकबर बोले, बेगम साहिबा, बीरबल आपकी बात भांप गया था। अब तो आप शर्त हार गई हैं। मान लीजिए बीरबल को चतुराई में कोई नहीं हरा सकता। महारानी कुछ कहती, इसके पहले ही बीरबल बोल पड़ा, जहां पनाह, जीत महारानी जी की ही हुई है। खाना तो इनके गिनने पर ही आया। यह सुन रानी बोली, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई सानी नहीं। तुमने हमें हराया भी तो जिताकर। बीरबल और मित्र का वचन। एक दिन बीरबल अपने मित्र के साथ भ्रमण के लिए निकला। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए बातचीत करते हुए न समय का पता चला, न ही दूरी का। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए। उनके मार्ग में एक नदी पड़ी। उन्हें नदी पार कर दूसरे छोर पर जाना था। नदी पार करने का एक ही माध्यम था, उस पर बना हुआ एक पुराना पुल। पुल बहुत संकरा था। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उसे पार किया जा सकता था। बरसात के दिन थे तो पुल पर काई जमी हुई थी, इसलिए उसे संभलकर पार करने की आवश्यकता थी। पहले बीरबल पुल पार करने के लिए बढ़ा और सावधानी से धीरे धीरे चलते हुए सही सलामत नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गया। अब मित्र की बारी थी। वह भी पूरी सावधानी से पुल पार करने लगा, लेकिन पूरी सावधानी बरतने के बाद भी नदी के दूसरे छोर तक पहुंचने के कुछ दूर पहले उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। मित्र को नदी में गिरते देख बीरबल फुर्ती से अपना हाथ बढ़ाया और बोला, मित्र, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। मित्र ने वैसा ही किया। उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और बीरबल उसे किनारे की ओर खींचने लगा। बीरबल पूरा जोर लगाकर उसे बाहर खींच रहा था कि वह बोल पड़ा, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बीरबल। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दूंगा। यह सुनना था कि बीरबल बे कहा धन्यवाद और मित्र का हाथ छोड़ दिया। मित्र फिर से पानी में गिर गया, लेकिन वह तब तक लगभग किनारे पहुंच चुका था। थोड़ी मशक्कत कर वह नदी के बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने बीरबल से पूछा, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा हाथ अचानक छोड़ क्यों दिया? अपना पुरस्कार लेने के लिए बीरबल तपाक से बोला। पुरस्कार? लेकिन वह तो मैं तुम्हें नदी से बाहर निकलने के बाद देता। तुम मेरे सुरक्षित बाहर निकलने की प्रतीक्षा तो करते, मित्र बोला। तुम भी मुझे पुरस्कार देने की बात कहने के पहले पानी से बाहर आ जाने की प्रतीक्षा कर लेते, मित्र, बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। बीरबल उसे समझाना चाहता है कि मित्र कभी भी एक दूसरे की सहायता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं करते। बीरबल की बात समझकर उसके मित्र ने उससे क्षमा मांगी और उसका धन्यवाद भी किया। बीरबल और तानसेन का विवाद। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से 2 रत्न तानसेन और बीरबल में एक दिन विवाद छिड़ गया। विवाद का विषय दोनों द्वारा स्वयं को एक दूसरे से गुणी बताना था। विवाद की खबर जब बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों का विवाद यदि आपस में नहीं सुलझ रहा तो तुम्हें किसी को मध्यस्थ बनाकर उनसे अपने विवाद का निपटारा करवाना चाहिए। अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, जहांपना, आपकी बात से हम दोनों इस बात पर सहमत है, किंतु दुविधा ये है कि हम मध्यस्थ बनाए किसे? कृपया आप ही कोई मध्यस्थ सुझा दें। अकबर ने सुझाव दिया, तुम दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाएं। बीरबल और तानसेन दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाने तैयार हो गए। अगले दिन दोनों उनके पास पहुंचे।
वहां पहुंचकर गायनाचार्य तानसेन ने तुरंत अपनी रागनी छेड़ दी। बीरबल खामोशी से अपने अवसर की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु तानसेन के अनवरत गायन से उसे अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। जब उसने देखा कि तानसेन अपनी गायन विद्या से महाराणा प्रताप को मोहित कर बाजी मार लेना चाहता है, तो उसने तानसेन को बीच में टोकते हुए राणा से कहा, राणा जी, हम दोनों एक साथ शाही दरबार से चलकर आपको मध्यस्थ बनाने यहाँ आए हैं। हमें आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है और जो भी आपका निर्णय होगा हमें शिरोधार्य होगा। बीरबल आगे बोला, मार्ग में मैंने पुष्कर में और मियाँ तानसेन ने ख्वाजा की दरगाह में मन्नत मांगी है। मैंने मन्नत मांगी है कि यदि मैं आपके दरबार से मानपत्र प्राप्त कर लौटूंगा तो 100 गायें ब्राह्मणों को दान करूंगा। मियाँ तानसेन ने मन्नत मांगी है कि यदि वे आपसे मानपत्र प्राप्त कर लौटेंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। अब 100 गायों का जीवन और मरण आपके हाथ है। यदि उन्हें जीवन दान देने का विचार है तब मुझे मानपत्र दे दीजिए। महाराणा प्रताप गायों का वध कैसे होने देते? गायें उन्हें मातातुल्य और पूजनीय थी, इसलिए उन्होंने बीरबल को मानपत्र देते हुए अकबर को संदेश भिजवाया। बीरबल बड़ा नीतिज्ञ है, उसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है। इस प्रकार तानसेन और बीरबल के विवाद में बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से विजय प्राप्त कर ली। बीरबल की खिचड़ी। वह रात भर अकबर के सैनिकों की निगरानी में यमुना में कमर तक पानी में डूबकर खड़ा रहा। भोर होते ही सैनिक उसे लेकर अकबर के सामने हाजिर हुए। अकबर के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था। उन्होंने धोबी से पूछा, तुम सारी रात यमुना के पानी में कैसे खड़े रह पाए? जहांपना, मैं रात भर आपके महल में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह पूरी रात गुजर गई, धोबी बोला। बीरबल का न्याय। बादशाह अकबर के राज्य के एक गांव में एक अंधा साधु रहा करता था। अपना भविष्य जानने लोगों का उसके पास तांता लगा रहता था। सबका मानना था कि वह एकदम सही भविष्यवाणी करता है। एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का रिश्तेदार अपनी भतीजी का इलाज कराने उसके घर आया। उस बच्ची के माता पिता की उसकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। तब से वह बीमार रहा करती थी। गांव में रहते हुए एक दिन बच्ची की नजर अंधे साधु पर पड़ी। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, इसने अम्मी अब्बू को मारा है। बच्ची के इस इल्जाम पर अंधा साधु नाराज हो गया। उसने उसके रिश्तेदारों को कहा, मुझ अंधे पर ये कैसा इल्जाम लगा रही है? तुम्हें इसे समझाना चाहिए। साधु से माफी मांगकर बच्ची के रिश्तेदार घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही कि वह साधु ही उसके माता पिता का हत्यारा है। आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन आ गया और उन्होंने तय किया कि वे उस संबंध में बीरबल से मदद मांगेंगे। वे बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर बीरबल बोला, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। साधु के दरबार में पहुंचने पर बीरबल ने अकबर और सभी मंत्रियों के सामने अपनी तलवार निकाल की और साधु को मारने के लिए उसके करीब ले गया। यह देख साधु घबरा गया और उसने अपने कपड़ों के पीछे छुपाकर रखी तलवार निकाल ली। बीरबल समझ गया कि साधु अंधा नहीं है, बल्कि वह अंधा होने का दिखावा कर रहा है। उसने सारा माजरा अकबर को बताया और बच्ची को न्याय दिलाने की गुजारिश अकबर से की। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु को बंदी बना लें। साधु से बंदीगृह में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से बच्ची को न्याय मिल सका। बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों से कुछ अजीबोगरीब काम करने कहते रहते थे और न कर पाने पर बहुत नाराज हुआ करते थे। एक दिन भरे दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल,
मैं चाहता हूं कि तुम अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती थी। वह अकबर से बोला, हुजूर, मैं तो आपका मंत्री हूं। मैं कैसे चित्र बना सकता हूं? मुझे तो चित्रकारी आती ही नहीं है। बीरबल के जवाब पर अकबर नाराज होते हुए बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हें हर हाल में मेरा हुक्म मानना होगा। यदि एक सप्ताह के अंदर तुम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर चित्र बनाकर नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। मरता क्या न करता। बीरबल को अकबर का हुक्म मानना ही पड़ा। वह घर लौट आया और सोचने लगा कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया। फिर वह एक सप्ताह तक आराम से घर पर रहा। एक सप्ताह बाद जब वह अकबर के दरबार में गया तो साथ में एक चित्र भी लेकर गया। वह चित्र उसने एक कपड़े से ढक रखा था। अकबर बीरबल को देखकर खुश हो गए कि उसने उनका हुक्म माना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने चित्र के ऊपर से कपड़ा हटाया, उनका चेहरा उतर गया। दरबारी भी हैरान हो गए कि एक पल में बादशाह की खुशी कहाँ गायब हो गई। सबने बीरबल के द्वारा लाए चित्र को देखा। उसमें एक कोरा कागज भर था जिसमें चित्र का कोई नामो निशान नहीं था। आग बबूला होते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये क्या है? बीरबल बोला, हुजूर, आपका हुक्म बजाकर लाया हूं। अपनी कल्पना शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर मैंने ये चित्र बनाया है। ये कोई चित्र है? क्या बनाया है तुमने? अकबर अब भी गुस्से में थे। हुजूर, ये घास खाती गाय का चित्र है, बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया। लेकिन इसमें तो न गाय नजर आ रही है न ही घास। हुजूर, जैसे मैंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया है वैसे आप भी कीजिए। इस चित्र में घास नहीं है क्योंकि घास गाय खा चुकी है। लेकिन गाय भी तो नहीं है। हुजूर, घास खाने के बाद भला गाय यहाँ क्या करेगी? वह भी चली गई है, बीरबल मासूमियत से बोला। ये सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े और उनका गुस्सा काफूर हो गया। उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए पुरस्कृत किया। बीरबल ने पलटी बाजी। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन की बात है। अकबर राज दरबार की कार्यवाही समाप्त कर दरबारियों को पिछली रात देखा अपना सपना सुना रहे थे। अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चले आ रहे हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा और आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा। नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और ठहाके लगाने लगे। अकबर भी उनके साथ हो लिए। उस दिन अकबर भी बीरबल के मजे लेना चाहते थे और अपनी बातों से उसे निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को खुद पर हंसते हुए देखकर भी बीरबल विचलित नहीं हुआ। वह शांति से ठहाकों के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, इत्तेफाक की बात है कि कल मैंने भी यही सपना देखा। लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको बताता हूं कि आगे क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कौतूहलवश पूछा। आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते बोला। यह सुनना था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने बाजी पलट दी थी।
उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी बातों में बीरबल से नहीं उलझेंगे। बीरबल और पानवाला की कहानी। एक दिन अकबर को पान खाने की तलब हुई। उन्होंने अपने कास पान वाले को बुलवाया और उससे पान पेश करने को कहा। पान वाले ने बिना देर किए पान बनाया और उसे अकबर को दे दिया। अकबर ने चुपचाप पान खाया। फिर पान वाले से बोले, जाओ आधा किलो चूना लेकर आओ। पान वाला तुरंत दुकान की ओर भागा। जिस रास्ते से वह दुकान की ओर जा रहा था, उसी रास्ते से बीरबल महल की ओर आ रहा था। उसने पान वाले को जल्दी जल्दी कहीं जाते हुए देखा तो पूछ लिया, कहो भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पान वाले ने बीरबल को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद बीरबल बोला, ठीक है भाई, तुम जाओ दुकान से चूना खरीद लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बादशाह सलामत के पास जाने के पहले ढेर सारा घी पीकर जाना। पानवाले को बीरबल को ये बात समझ नहीं आई। उसे हैरान देखकर बीरबल बोला, हैरान मत हो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं भी राजमहल पहुंच रहा हूं, वहां तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। पानवाला बीरबल के कहे अनुसार ढेर सारा घी पीकर अकबर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आधा किलो चूना उनके सामने पेश किया। चूना देखकर अकबर ने पानवाले को आदेश दिया, ये पूरा चूना तुम्हें अभी हमारे सामने खाना होगा। अकबर के आदेश का पालन करते हुए पानवाले ने पूरा चूना खा लिया। चूना खाने के बाद भी जब वह सही सलामत अकबर के सामने खड़ा रहा तो अकबर को हैरानगी हुई। उन्होंने पूछा, इतना सारा चूना खाने के बाद भी तुम सही सलामत कैसे हो? तब पानवाले के बताया कि वह ढेर सारा घी पीकर आया है और ऐसा उसने बीरबल के कहने पर किया है। अकबर ने बीरबल की ओर नजर घुमाई तो बीरबल बोल पड़ा, जब मुझे पानवाले ने बताया कि पान खाने के बाद आपने बिना कुछ कहे उसे आधा किलो चूना लाने के लिए कहा है, तो मुझे शक हुआ कि गलती से उसने पान में ज्यादा चूना डाल दिया होगा और आपके मुंह में छाले हो गए होंगे। सबक सिखाने के लिए आपने उसे इतना चूना लाने के लिए कहा होगा। हुजूर, इतना चूना खाने के बाद बेचारा पानवाला जान से जाता। माना इससे गलती हुई, पर इतनी बड़ी सजा का हकदार ये नहीं था। इसलिए मैंने चूने का असर कम करने के लिए इससे घी पीकर आपके सामने हाजिर होने को कहा था। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर खुश हुए और पानवाले को अगली बार ऐसी गलती न करने के लिए आगाह कर जाने दिया। अकबर अक्सर बीरबल से प्रश्न पूछा कर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने 3 प्रश्न बीरबल के समक्ष रखे। प्रश्न सुनकर बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं इस प्रश्न पर उत्तर सोच विचार कर कल दूंगा। अकबर ने बीरबल को दूसरे दिन तक का समय दे दिया। घर जाकर बीरबल इस प्रश्न पर सोच विचार करने लगा। पिता को विचारमग्न देख बीरबल के पुत्र से रहा न गया और वह पूछ बैठा, पिताजी क्या बात है? आपने जब से घर में प्रवेश किया है तब से सोच में डूबे हुए हैं। बीरबल ने अकबर द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। प्रश्न सुनकर वह बोला, पिताजी, इस प्रश्नों का उत्तर बादशाह सलामत को मैं दूंगा। आप कल मुझे अपने साथ दरबार ले चलिएगा। बीरबल राजी हो गया। अगले दिन वह अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार पहुंचा। बीरबल को पुत्र के साथ आया देख अकबर सहित सारे दरबारी हैरान थे। बीरबल और उसके पुत्र ने अकबर को अदब से सलाम किया। फिर बीरबल बोला, जहांपना, मैंने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। वह उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ दरबार ले आया। इतना कहने के बाद बीरबल ने अपने पुत्र को अकबर के सामने कर दिया। बीरबल के पुत्र ने अकबर से कहा, जहांपना, आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व मैं चाहता हूं कि आप सेवक से कहकर शक्कर घुला हुआ दूध मंगवाएं।
कुछ देर में एक सेवक शक्कर घुला दूध लेकर हाजिर हुआ। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपना, जरा इस दूध को चखकर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। अकबर ने दूध चखा और बोले, इसका स्वाद मीठा है। क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई पड़ रही है? बीरबल के पुत्र ने पुनः प्रश्न किया। नहीं तो वह कैसे दिखाई पड़ेगी? वह तो पूरी तरह से दूध में घुल चुकी है। अकबर बोले, जी हुजूर। ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर वस्तुओं में रचाबसा हुआ है। यदि उनकी खोज करें तो वह हर वस्तुओं में मिलेगा। इसके बाद बीरबल के पुत्र ने दही मंगवाकर अकबर से पूछा, जहांपना, क्या इस दही में मक्खन दिखाई दे रहा है? मक्खन तो दही मथने के बाद ही दिखाई पड़ेगा, अकबर बोले। जी जहांपना, ठीक इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति गहन मंथन के उपरांत ही हो सकती है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। दोनों उत्तरों से संतुष्ट होने के उपरांत अकबर ने तीसरे प्रश्न का उत्तर पूछा। इस पर बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपना, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे अपना गुरु मान लेंगे। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं, अकबर बोले। अब जब आपने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो आप मेरे शिष्य हुए। लेकिन गुरु तो शिष्य से ऊंचे स्थान पर विराजमान होता है। यह सुनकर अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। वे स्वयं नीचे आकर बैठ गए। अकबर के सिंहासन पर बैठकर बीरबल का पुत्र बोला, जहांपना, ईश्वर की यही लीला है। वह एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अब तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ईश्वर क्या करता है। ये सुनकर अकबर एक क्षण को मौन पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल के पुत्र की अक्लमंदी की खूब तारीफ की और उसे पुरस्कृत भी किया। एक दिन अकबर बीरबल के साथ शाही बाग में सैर कर रहे थे। दरबारी कार्यों के अतिरिक्त भी अकबर बीरबल के साथ समय व्यतीत करना पसंद करते थे, क्योंकि वे बीरबल को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। बीरबल के साथ का सबसे बड़ा लाभ यह होता था कि उसकी चुटीली बातों से समय अच्छा कटता था। साथ ही बीरबल की अक्लमंदी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। उस दिन भी अकबर बाग में टहलते हुए बीरबल से हल्के फुल्के मिजाज में बातें कर रहे थे। चलते चलते उन्हें जमीन में पड़ा हुआ बांस का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसे देखते ही अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने का विचार कौंध गया। उन्होंने बांस का वह टुकड़ा उठा लिया और उसे बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, ये बांस का टुकड़ा देख रहे हो, तुम इसे बिना काटे छोटा करके दिखाओ तो मानो। बीरबल ने बांस का वह टुकड़ा अपने हाथ में लेकर अकबर की ओर दृष्टि डाली। अकबर के होठों पर मुस्कुराहट थी। बीरबल अकबर का मन समझ गया। वह अकबर की हर भावभंगिमा से परिचित था। अकबर अक्सर ऐसे प्रश्न बीरबल की बुद्धि के परीक्षण के प्रयोजन से पूछते थे। उस प्रश्न का उत्तर सोचते हुए सहसा बीरबल की दृष्टि बाग के माली पर पड़ी। वह एक लंबा बांस लेकर आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था। फिर क्या? बीरबल ने आवाज देकर माली को अपने पास बुला लिया। माली के पास पहुंचने पर बीरबल ने उससे लंबा बांस मांगकर अपने दाएं हाथ में ले लिया। अकबर के द्वारा दिया हुआ बांस का टुकड़ा पहले से ही उसके बाएं हाथ में था। माली के लंबे बांस के सामने अकबर का दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा था। उसे दिखाते हुए बीरबल अकबर से बोला, जहांपना, देखिए, मैंने बिना काटे ही आपका दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा कर दिया। अकबर ने दोनों बांसों को देखा और बीरबल की अक्लमंदी पर मुस्कुराकर रह गए। एक बार तुर्किस्तान के शहंशाह ने बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने के मंसूबे से एक पैगाम भेजा। पैगाम कुछ इस तरह था, अकबर शाह, सुना है भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों को खाने से उम्र बढ़ जाती है।
हमारी गुजारिश है कि हमें उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भिजवाएं। यह पैगाम लेकर तुर्किस्तान के शहंशाह का दूत और कुछ सिपाही अकबर के पास पहुंचे थे। पैगाम पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाकर सलाह-मशवरा किया। अंत में बीरबल की सलाह मानकर अकबर ने तुर्किस्तान से आए दूत को सिपाहियों सहित एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। वहां उनके खाने पीने का यथोचित प्रबंध किया गया। किले में बंद दूत और सिपाही चिंतित थे। उनकी समझ के बाहर था कि आखिर उनका दोष है क्या। कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत बीरबल को साथ लेकर अकबर उनसे मिलने पहुंचे। उन्हें देख दूत और सिपाहियों में उम्मीद जागी कि शायद अब उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकबर उनसे बोले, तुम्हारे शहंशाह ने हमसे जिस चीज की गुजारिश की है, मैं वह तब ही दे पाऊंगा जब इस किले की 1 से 2 ईंटें गिर जाएंगी। तब तक तुम लोग यहाँ कैद रहोगे। अकबर की बात सुनकर दूत और सिपाहियों की वहां से मुक्त होने की उम्मीद जाती रही। दिन गुजरने के साथ दूत और सिपाही की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें अपना परिवार और अपने देश का सुखमय जीवन याद आने लगा। किले से निकलने का कोई रास्ता न देख वे दिन भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहते। वे ईश्वर से कहते, ईश्वर, हमें इस कैद से मुक्त कराइए। कब तक हम इस तरह यहाँ बंद रहेंगे? हमें अपने देश, अपने परिवार के पास जाना है। तू सर्वेसर्वा है, कुछ चमत्कार कर हमें यहाँ से बाहर निकाल। उनकी इस नित्य प्रार्थना का असर था या प्रकृति उन पर मेहरबान थी। एक दिन उस क्षेत्र में जोर का भूकंप आया। भूकंप से उस सुदृढ़ किले का एक हिस्सा धराशायी हो गया। अकबर को अपनी कही बात याद थी। किले के धराशायी होने की सूचना मिलने पर अकबर ने दूत और सिपाहियों को आजाद करवाकर अपने समक्ष दरबार में हाजिर करवाया। अकबर उन्हें संबोधित करते हुए बोले, तुम्हें तुर्किस्तान के शहंशाह का वह पैगाम याद होगा जिसे लेकर तुम लोग हमारे पास आए थे। अब तो शायद तुम्हें उस पैगाम का जवाब पता चल गया हो, यदि नहीं तो बीरबल तुम्हें उसकी व्याख्या करके देगा। अकबर के इतना कहने के बाद बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बादशाह अकबर ने एक दूत होते हुए भी आप लोगों को कैद कर लिया था। कहीं न कहीं ये एक प्रकार का जुल्म था। आप लोगों की संख्या मात्र 50 है और देखिए आपकी आह से इतना सुदृढ़ किला धराशायी हो गया। अब सोचिए जिस देश में हजारों लोगों पर जुल्म हो रहा हो, उनकी आह का क्या असर होगा? क्या वहां के बादशाह की उम्र बढ़ेगी? नहीं, इन आहों के प्रभाव से उनकी उम्र तो घटती चली जाएगी और वह देश पतन के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए तुम्हारे शहंशाह से कहना कि प्रजा की उत्थान और भलाई के लिए कार्य करना, उनकी रक्षा करना, उन पर अत्याचार न करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। अन्य बातें मिथ्या है। तुर्किस्तान के शहंशाह के दूत और सिपाहियों ने जब तुर्किस्तान पहुंचकर ये बात अपने शहंशाह को बताई तो उनकी आंखें खुल गई। वे अकबर के कायल हो गए। इस तरह बीरबल की अक्लमंदी से अकबर तुर्किस्तान के शहंशाह के द्वार ली गई बुद्धि की परीक्षा में सफल हो सके। एक एक कर दरबारियों ने इन प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने तलवार कहा तो किसी ने भाला, किसी ने तीरक मान कहा तो किसी ने चाकू। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोला, जहांपना, मेरे विचार से मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। बीरबल का उत्तर सुन दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे। अकबर भी उसके उत्तर के संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल उस दिन तो अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन अपनी बात सही साबित करने का मौका बहुत जल्द उसके हाथ लग गया। बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकला करते थे। बीरबल भी उनके साथ ही होते थे। एक दिन इसी तरह वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले। वे एक तंग गली से पैदल गुजर रहे थे। तभी एक मतवाला हाथी उस गली में आ गया।
उस हाथी को देख अकबर डर गए। उस समय उनके पास एक तलवार थी, लेकिन इतने बड़े हाथी के सामने वह किसी काम की नहीं थी। उन्हें अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गली इतनी तंग थी कि वहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। उस गली में एक किनारे पर एक छोटा सा पिल्ला बैठा हुआ था। जब बीरबल की नजर उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और हाथी के ऊपर फेंक दिया। इस तरह हाथी के ऊपर उछाल दिए जाने पर पिल्ला डर गया। उसने हाथी की सूंड को कसकर पकड़ लिया। पिल्ले की इस हरकत पर हाथी भी घबरा गया और अपनी सूंड झटकने लगा। हाथी के सूंड झटकने पर पिल्ला सूंड से फिसलने लगा और स्वयं को गिरने से बचाने के लिए उसने अपने पंजे और दांत हाथी की सूंड पर गड़ा दिए। हाथी बिलबिला उठा और सूंड को झटकते हुए पलटकर गली के बाहर भागने लगा। हाथी के गली से बाहर भागने पर अकबर को चैन आया। पसीने पोंछते हुए जब उन्होंने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा रहा था। अकबर बीरबल की मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं पाए और पूछ बैठे, बीरबल, ऐसी संकट की घड़ी में भी तुम मुस्कुरा रहे हो? बीरबल बोला, जहांपनाह, मुसीबत की इस घड़ी में छोटा सा पिल्ला हमारा शस्त्र बना और हमारी रक्षा की इस घटना से आपको अवश्य यकीन हो गया होगा कि मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और बोले, बीरबल तुम सही थे। उस प्रश्न के सही उत्तर के साथ आज हमारी रक्षा करने के लिए भी तुम पुरस्कार के पात्र हो।